right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी प्लस में। और आज जो हमारा टॉपिक है यह टॉपिक रहेगा शब्द और पद के भेद। पद के भेद में हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर शब्द, पद और पदबंध देखने हैं, उसके बाद हम पद के भेद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक सार्थक वर्णों का वह समूह होता है। ठीक है, ठीक, क्या होता है? सार्थक वर्णों का एक समूह होता है। ठीक, वह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण आपको पता है, जैसे कि क आपका आता है ना, ओ आ या क ख ग, तो एक वर्ण होता है क वर्ग। मैंने आपको पढ़ाया था क वर्ग में क ख ग, ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो वर्णों का एक सार्थक समूह जो होता है, उस सार्थक समूह को हम क्या बोल देते हैं? शब्द बोल देते हैं। शब्द जो होता है इसकी एक स्वतंत्र इकाई होती है। ठीक है, इसकी एक स्वतंत्र इकाई होती है, और यह स्वतंत्र इकाई होती है जैसे कमल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो कमल, अखबार, ठीक, पढ़, लिख, ये क्या है? ये एक अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है। ठीक है, अब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जब यही शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है, तो जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द हो जाते हैं तो इनको पद कहते हैं। वाक्य में जब यही शब्द प्रयुक्त होते हैं तो इनको क्या कहलाते हैं? ये पद कहलाते हैं। और जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कैसे? जैसे अगर मैंने कमल लिख दिया, अखबार लिखा, पढ़ लिखा, तो यहाँ पर कमल, अखबार, पढ़, लिख, इसका कोई वाक्य नहीं बनेगा जब तक कि मैं इसको व्याकरणिक तौर पर ना लगाऊं। जैसे कमल ने अखबार पढ़ा या कमल अखबार पढ़ता है, जब तक मैं इनको एक व्याकरणिक तौर पर ना लगाऊं तब तक ये क्या हो जाएगा? एक कमल। ठीक है, तो पद जो होते हैं, पद क्या होता है? शब्दों का ही एक रूप होता है, और वह शब्द होते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद इनकी स्वतंत्रता इनकी समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये फिर स्वतंत्र नहीं रहते हैं, बल्कि उनका निश्चित स्थान और एक क्रम बन जाता है। ठीक है, तो निश्चित स्थान और क्रम बन जाता है। व्याकरणिक तौर पर इनको हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कमल, अखबार, पढ़, इनको वाक्य में जो का त्यों हम नहीं रख सकते हैं, और इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक व्याकरणिक तौर पर एक नियम बनाने पड़ेंगे कि कमल ने अखबार पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद होते हैं पदबंध। पदबंध क्या होता है? वाक्य में एक व्याकरणिक कार्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पद जो हो जाते हैं वो पदबंध कहलाते हैं। व्याकरणिक तौर पर कार्य करने वाले, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, और ये उदाहरण आप देख सकते हो। यहाँ पर उदाहरण है, मेरा भाई राम विद्यालय गया। इसमें व्याकरणिक कार्य का प्रतिबंध करने वाले कुछ पद जो होते हैं, जो व्याकरणिक कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पदबंध कहलाते हैं। अब इसमें ना, मेरा भाई राम विद्यालय गया, इसमें जो मेरा भाई राम है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये शब्द आपको दिख रहे हैं, ये 3 पदों का समूह है। 3 पद हैं, ये 3 पदों का एक समूह हो गया, और संज्ञा के अभियार्थ ही प्रयुक्त हुआ है। विद्यालय संज्ञा हो गई, इसके लिए ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाता है। पदबंध वाक्य में किसी एक व्याकरणिक कार्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ पद पदबंध कहलाते हैं। बंध मतलब बंधा हुआ, आपस में लोग बंधे होते हैं, तो ये पदबंध हो गया। मेरा भाई राम जो है विद्यालय गया, तो विद्यालय यानी कि तीनों शब्दों का एक समूह जो है मेरा भाई राम, ये एक ऐसा पदबंध है जो संज्ञा, विद्यालय संज्ञा के अभियार्थ ही प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो यह पदबंध कहलाएगा। एक इस वाक्य में कहेंगे पदबंध क्या है, तो मेरा भाई राम क्या है, इसमें पदबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये होते हैं शब्द, शब्दों से बनते हैं पद, पदों से बनते हैं पदबंध। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है सब पद हैं, पद के भेद। पद के भेद पर हम यहाँ पर देखें
तो पद को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कई बुक्स में जैसे आप ल्यूसेंट पढ़ोगे उसमें पद के 5 भेद दिए गए हैं, 5 प्रकार दिए गए हैं, भेद नहीं प्रकार, ठीक है। देखिए 5 प्रकार के पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ऐसा करके दिया है वो। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि पद को हमने दो भागों में शब्द के आधार पर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक है विकारी शब्द, एक है अविकारी शब्द या अव्यय, ठीक है। इनके आधार पर डिवाइड कर रखा है। जो विकारी शब्द होते हैं वो उनके 5 भाग होते हैं, उसके जो 4 भाग होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है। और अविकारी जो होता है इसको हम अवयवी बोलते हैं, अविकारी को ही अव्यय बोलते हैं। अविकारी जो है, इस अविकारी के भी 4 भाग होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द हो गए, समुच्चय बोधक शब्द हो गए, संबंध बोधक शब्द हो गए, क्रिया विशेषण शब्द हो गए, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। और विकारी होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द के जो पद होते हैं, पदों के हमने दो अलग अलग भेद कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया विकारी और अविकारी में, ठीक है। अब विकारी और अविकारी में हमने क्यों तोड़ा, विकारी होते क्या हैं और अविकारी होते क्या हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भी हम क्या कहते हैं, मतलब हम पदबंध और पद परिचय के विषय में जानकारी अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या होते हैं, तो उनसे पहले हम पद के भेदों की जानकारी लेना आवश्यक हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि पद यहाँ पर जो होता है, पद का ही हम सबसे पहले देखेंगे कि पद को हम कैसे और क्यों विभाजित करते हैं, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हम पहले विकारी शब्द के अंतर्गत पढ़ लेंगे और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। विकारी अविकारी शब्द, तो यहाँ पर देखो, अब हमने देखा कि शब्द से पद बने, पद से पदबंध बना। अब ये कर दिया विकारी और अविकारी में। इसमें विकारी जो पद होते हैं उसको हमने सबसे पहले उसके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे और इनमें से भी सबसे पहले आएगा यहाँ पर संज्ञा। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विकारी और अविकारी, यानी कि इन्हीं को अव्ययी बोल देते हैं। तो अविकारी और विकारी होते क्या हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम विकारी की बात कर लेते हैं। विकारी क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, विकारी पद या विकारी शब्द क्या होते हैं, वे पद जो कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक, ध्यान से इसको देखना, वे पद जो कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक, ये सब हमने पढ़ने हैं अभी आगे, ठीक है। कर्ता लिंग भी पढ़ना है, वचन भी पढ़ना है, काल है, कारक भी पढ़ना है, ये सब हमको आगे पढ़ना है, के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं या होते हैं। परिवर्तन हो सकता है, किसके कारण, कर्ता बदल सकता है तो वहाँ परिवर्तन हो जाएगा, लिंग बदल जाएगा तो परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन हो जाएगा, काल हमने बदल दिया तो भी इनमें परिवर्तन हो जाएगा, कारक बदल दिया तो भी परिवर्तन हो सकता है। तो इनके अनुसार अब हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर लड़का खाना खा रहा है, लड़के खाना खा रहे हैं, लड़कियाँ खाना खा रही हैं। इसमें एक चीज़ हमने देखा, कुछ ऐसे शब्द हमने देखे इसमें जिनके वजह से लिंग, वचन और काल के कारण क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसा, पहले यहाँ पर क्या था, लड़का था, एक वचन था, खाना खा रहा है लिखा था यहाँ पर, लड़के आए, फिर क्या आया, लड़के, फिर क्या आए यहाँ पर, फिर आए लड़के, लड़के आए तो लड़के में आपने देखा कि खाना खा रहे हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने वचन के आधार पर चेंजेस हो गया, पहले एक वचन था तो रहा है आया, बहुवचन हुआ तो रहे हैं हो गया, ठीक है। तो ये रहा है, रहे रहे, तो क्या है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर लिंग बदल गया, लिंग बदला यानी कि लड़कियाँ हो गई, लड़कियाँ खाना खा रही हैं या लड़की खाना खा रही है, तो यहाँ पर ही है हो गया। तो ये ऐसे शब्दों हैं जिनका क्या हुआ, कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक आदि इत्यादि के अनुसार क्या परिवर्तन हो जाते हैं। ये शब्द, ऐसे पद ये परिवर्तन हो जाते हैं, इनमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए विकारी कहलाते हैं। इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, ये विकारी कहलाते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द वो होते हैं जो पद जो कर्ता, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। कई बार ये पूरी की परिभाषा ऐसे ही पूछी जाती है, ठीक है, पेपर में। तो यहाँ पर लड़का खाना खा रहा है, लड़के खाना खा रहे हैं और लड़कियां खाना खा रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। इसके बाद
देखो अब आते हैं अविकारी शब्द या अव्ययी शब्द में। अव्ययी शब्द और अविकारी शब्द का हम यहाँ पर देखते हैं। अव्यय शब्द और अविकारी शब्द का क्या है, वे पद या वे शब्द जो कर्ता, लिंग, वचन, काल एवं कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते, इनमें कोई विकार आता ही नहीं, ये अविकारी या अव्ययी कहलाते हैं। इनमें कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। किसके आधार पर? कर्ता, लिंग, वचन, काल, इन आधार पर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर, सबसे बढ़िया है कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, गीता प्रतिदिन पूजा करती है और वे प्रतिदिन खेलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखो हमने, राम एक वचन पुल्लिंग, गीता एक वचन स्त्रीलिंग, वे बहुवचन। हमने देखा कि एक शब्द आया इसमें प्रतिदिन। प्रतिदिन में कोई भी विकार नहीं आया, प्रतिदिन वैसा का वैसा ही लिखा गया। हमने चाहे राम के लिए प्रयुक्त किया, उसको गीता के लिए प्रयुक्त किया, और हमने बहुवचन में वे या उनके, उनसे, उनके लिए प्रयुक्त किया, तो प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहा, इनमें कोई भी विकार नहीं आया। ऐसे ही शब्द जो होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता है, वो अविकारी या अव्ययी शब्द, अव्ययी पद कहलाते हैं। इनमें कहीं पर भी कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अविकारी और विकारी दो प्रकार के शब्द हमारे जो होते हैं, उन शब्दों में आपको अंदाजा आ गया होगा अब। ठीक है, अविकारी शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं आएगा, अविकारी मैंने आपको बताया था अविकारी हैं, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए अविकारी हो गए और अव्यय कहलाते हैं। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, जो अपना क्या करेंगे, रूप बदल सकते हैं, किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं। रहा है का रहे हैं का रही ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपके विकारी अविकारी पद हो गए। अब सबसे पहले हम विकारी पदों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था विकारी पद के भी क्या भेद होते हैं, क्या सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती है। ठीक है, तो विकारी पद को ही हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा, यानी कि विकारी पद के पहले की जो सबसे पहला है वह है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? ठीक है, यानी कि नाउन, हम इसको नाउन के तौर पर भी जानते हैं, और संज्ञा। ठीक है, जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की जाति, नाम, विशेष तथा भाव का बोध होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की जाति, नाम, विशेष, भाव का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा होती है। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, तो हमने यहाँ पर देखा राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी, तो इसमें हमने क्या देखा? राम क्या हो गया? किसी प्राणी का नाम है, आगरा किसी स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है, सुंदरता उसका भाव आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जिन शब्दों से, ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की जाति, नाम, विशेष तथा भाव का बोध हो, तो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पर उदाहरण भी देखा, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इससे हमें पता लगा कि राम जो है आपका एक प्राणी का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है, और सुंदरता हमने उसके भाव का बोध हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो संज्ञा जो शब्द हैं, संज्ञा शब्द के भी भेद होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बुक्स में अलग अलग दिया होता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हम ल्यूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो ल्यूसेंट में देखते हैं कि उसमें संज्ञा के 5 भेद हैं सीधे सीधे। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, लेकिन उसने सीधे 5 भाग दे दिए। संज्ञा के 3 ही भाग मेन होते हैं, संज्ञा के 3 भाग ही मेन होते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से ही 2 संज्ञाएं बनी होती हैं, और वो होती हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसलिए कई बुक्स में इनको टोटल 5 लिख दिया जाता है, और नॉर्मली उन एनसीईआरटी बुकों में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, इसमें भाववाचक संज्ञा के
जातीय संज्ञा के 2 भेद बताए गए हैं। तो टोटल मिला के 5 ही हो गई। तो ल्यूसेंट वगैरह उन्होंने 5 दी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, 5 दे दी उन्होंने, बट इसमें क्या था मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, टोटल 5। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा जो है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी संज्ञा के भेद होते हैं? जातिवाचक हो गई एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और भाववाचक संज्ञा हो गई। और जातिवाचक संज्ञा के 2 रूप हो गए, समूह और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये संज्ञा के 5 प्रकार के भेद हमने जो पढ़े, मतलब मुख्य 3 ही होते हैं और 2 जातिवाचक के होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब जातिवाचक जो संज्ञा होती है, जिन शब्दों से किसी जाति का बोध हो, किसी जाति का बोध हो, ठीक है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा बोल देते हैं। जातिवाचक में मतलब किसी जाति का बोध होना बहुत आवश्यक है, या किसी वर्ग भी हम बोल सकते हैं, वर्ग का संपूर्ण। ठीक है, तो इसमें हम आदि का बोध हो, जो हम जाति के संपूर्ण प्राणियों, उस जाति के संपूर्ण वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो, हम जातियों की संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत, गाय, आदमी, पुस्तक, भीड़, नगर, शहर, ये इस प्रकार के। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नगर, शहर, गांव, अब ये किसी चीज़ का बोध करा रहे हैं। देखो ध्यान से इसको दोबारा देखो कि जातिवाचक संज्ञा में क्या हो रहा है, हम किस चीज़ का बोध करा रहे हैं? किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों का। लड़का कहने में संपूर्ण लड़कों का भेद, ये मतलब लड़कों का पूरा अगर हम बात करें तो उनके संपूर्ण जाति का ये शब्द का प्रयोग हो रहा है, बोध हो रहा है। लड़की कहने में गर्ल्स जितनी भी होंगी महिलाएं, उन सबका बोध हो रहा है। नदी कहेंगे तो नदी जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे नदी। अब नदी में कौन कौन सी नदियाँ, जैसे मैंने ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सोन, भद्रा, इस प्रकार की जो नदियाँ हैं, तो ये नदी कह देंगे हम उसको। जैसे कि हम कभी भी जातिवाचक जो शब्द होते हैं, हर किसी के नाम के पीछे सरनेम लगता है, जैसे तिवाड़ी, पांडे, जोशी, ये क्या है आपके, ये जातिवाचक सूचक शब्द होते हैं, ताकि जिससे क्या होता है कि हमें उनकी कम्युनिटी के बारे में पता लगता है। बस यहाँ भी सेम वही है, जातिवाचक संज्ञा में हमें कम्युनिटी पता लग रही है। नदी कहने में हम नदी कहेंगे तो संपूर्ण नदियों की जातियों का बोध हो रहा है, संपूर्ण नदियाँ, जितनी भी नदियाँ। फिर उसके अंदर जाएंगे तो हम कहेंगे गंगा नदी। हम हर नदी के पीछे, मतलब हम हर एक के नाम के नीचे नदी लगाते हैं, गंगा नदी, ठीक है, उसके यमुना नदी, उसके पीछे नदी लगाते हैं, ताकि हमें बोध कराते हैं कि नदियों का ही एक समूह है। पर्वत, पर्वत में भी हम जो पर्वत का यूज करते हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं, जैसे माउंटेन होते हैं, तो पर्वत में हम जैसे एवरेस्ट पर्वत, नंदा देवी पर्वत, ठीक है, कामेत, कंचनजंगा पर्वत, ऐसे करके हम उसके पीछे पर्वत लगाते हैं, नाम के पीछे। हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण पर्वत मतलब जितने भी इस संसार में पर्वत हैं, उन सभी की जाति का बोध हो रहा है। ठीक, गाय, ठीक है, आदमी मनुष्य, आदमी लड़का लड़की दोनों, मतलब ये आपका लड़का जो है, आदमी औरत, ये संपूर्ण उनका जाति का बोध हो रहा है। पुस्तक, ठीक है, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो किसी की हो, तो पुस्तक, तो संपूर्ण पुस्तक मतलब सभी किताबों का, बुक्स के जातियों का ये एक सूचक है। भीड़, ठीक है, इस प्रकार से नगर, हमने कह दिया कि अहमदनगर, है ना, या हमने कोई बड़ा नगर कह दिया, मुंबई नगर, इस प्रकार दिल्ली नगर, शहर हो गए, ठीक है, बुलंदशहर, ऐसे करके, और इसके आदि बहुत से ऐसे नाम आते हैं जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं कि जाति, वर्ण या संपूर्ण जातीय प्राणी, वस्तुओं, स्थानों आदि का। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराए, जिसके पीछे एक व्यक्ति ना हो के संपूर्ण जाति हो, उनकी पूरी कम्युनिटी का बोध कराए, तो वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, मैंने आपको भी बताया था ऊपर। जातिवाचक संज्ञा के क्या भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब समूहवाचक और द्रव्यवाचक में देखते हैं। सबसे पहले समूहवाचक की बात करें। समूहवाचक जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा मतलब जिसमें जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो। अब समूह का मतलब क्या है,
समूह का बोध हो मतलब उसमें एक सिंगल, कोई भी चीज़ सिंगल नहीं होगी। समूह मतलब कम्युनिटी होगी, एक साथ कई चीज़ें होंगी, एक साथ कई चीज़ों का बोध होगा। जैसे सेना, सेना कभी भी एक आदमी से मिलकर नहीं बनती है, हजारों लोग सेना में भर्ती होते हैं, हजारों लोगों की सेना होती है। तो सेना क्या है? समूहवाचक, किसी समूह का बोध होगा। ठीक है, समूहवाचक में क्या होगा? किसी समूह का बोध होगा। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा जैसे भीड़, जुलूस, पुलिस, कक्षा, सभा, समिति, मीटिंग, क्लास। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शब्द होते हैं ये समूहवाचक संज्ञा के रूप होते हैं। समूहवाचक संज्ञा में कभी भी क्या होगा कि ये सभी समस्त समूह का बोध कराएंगे। ठीक है, तो कभी ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछो, सेना किस प्रकार की संज्ञा है, पुलिस किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक में मत गिनिएगा इसको। पुलिस, आप एक व्यक्ति को पुलिस थोड़ा कहते हैं, पुलिस कई लोगों का समूह है, सेना कई लोगों की समूह है। जुलूस जब निकलता है तो एक आदमी नहीं निकालता कभी भी, तो एक समूह है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक, आया समझ में? तो समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो। ठीक है, अगला इसी का सेकंड पार्ट जो होता है जातिवाचक का, वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य को हम मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, ये द्रव और द्रव्य में थोड़ा सा अंतर होता है। द्रव लिक्विड होता है, द्रव्य मटेरियल होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी धातु एवं तरल पदार्थ का बोध हो, धातु होगा इसमें, मटेरियल होगा। ठीक है, क्वांटिटी हम जिसकी नाप सकें, वो चीज़ें इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है, जैसे सोना, पानी, तेल, तांबा, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, चांदी, इस प्रकार के आपका जो एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, तेल, ये द्रव्यवाचक है, क्वांटिटी है। इसको द्रववाचक में मत बोल देना, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कल के दिन में किसी ने पूछा कि पानी कौन सी संज्ञा है, तो आपने द्रववाचक, आपने कहा लिक्विड में ना गिन देना उसको, द्रववाचक मत बोल देना। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। ठीक है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, द्रववाचक संज्ञा होती ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तीनों चीज़ आ जाएंगी, ठोस, द्रव, गैस आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर आएंगी कि इसके द्रव्यवाचक के अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाएंगी। ठीक है, वो गैस में आपका, हम जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम नापते हैं, इतना टन ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन पड़ा है हमारे पास। आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हम उसको टन में नापते हैं, इतना ऑक्सीजन है। ठीक है, इतना उत्पादन हम ऑक्सीजन का करेंगे, तो हम इसमें ठोस, द्रव, गैस दोनों आएंगे, क्वांटिटी है ना वो, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, चाहे वो धातु होगी तब भी, गैस होंगी तब भी, और लिक्विड होगा तब भी। लेकिन द्रव, खाली द्रव कहेंगे तो द्रव खाली द्रववाचक संज्ञा नहीं होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। इन दिनों में ध्यान देना आप। ठीक है, तो द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। तो ये हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। ठीक, इसके बाद अगली जो संज्ञा आती है वो आती है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध हो। इसमें ऐसे शब्द होंगे जिनमें शब्दों से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का आदि के नाम का बोध हो। व्यक्तिवाचक, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ एक ही पर्सन होगा, ये किसी का नाम पुकारा जाएगा। जैसे पटना, पटना शहर है, लेकिन सिर्फ पटना शहर कहने में ये सिर्फ एक पटना की बात हो रही है जो बिहार में है, और किसी पटना की बात नहीं हो रही है। दिल्ली कहेंगे तो हमारी राजधानी की बात हो रही है। राजेंद्र प्रसाद कहेंगे तो सिर्फ राजेंद्र प्रसाद, हमारे एक राजेंद्र प्रसाद थे जो प्रथम हमारे राष्ट्रपति रहे, बने, उनकी बात हो रही है। श्याम कहेंगे तो एक व्यक्ति है श्याम जो हमारे पड़ोस में रहता है, तो वो हम इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ एक व्यक्ति, क्योंकि नाम ही व्यक्तिवाचक है, पर्सनल हो गया, एक ही व्यक्ति है तो एक ही व्यक्ति के नाम के बारे में बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसमें और कोई किसी दूसरे के बारे में बात नहीं हो रही है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, किसी का भी नाम हो सकता है, उसके आदि के नाम का बोध कराएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी।
ये पर्सनल आपका एक ही व्यक्ति की बात होगी इसमें। दिल्ली, पटना, शहर नहीं होगा। शहर हमने खाली कह दिया तो फिर वो अलग बात हो जाएगी, ठीक है, तो जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन हमने नाम ले लिया पटना शहर, तो सिर्फ पटना शहर, एक व्यक्ति, एक ही पटना शहर की बात हो रही है और बाकी किसी की बात नहीं हो रही है। अब बात करते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिन शब्दों से किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, दोष आदि के भावों का बोध हो। किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, दोष आदि भावों का बोध हो, ऐसे जो शब्द होंगे उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाव आएगा इसमें, पर्टिकुलर किसी चीज़ का भाव आएगा, हम उसका डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे। जैसे सुंदरता, जैसे मित्रता, जैसे यौवन, बुढ़ापा, क्रोध, आशा, इस प्रकार के जो होंगे। जैसे कि फूलों की सुंदरता मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है, हमें अच्छे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। यौवन में काम करने वाला बुढ़ापे में आराम करता है, इस प्रकार से। क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो ये इसमें जो वाक्य बनेंगे, क्रोध आएगा, आशा आएगी, यौवन आएगा, मित्रता, सब ऐसे शब्द आएंगे, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, ठीक है। इनमें भाव आएगा, फीलिंग्स जो होंगी इसमें। जैसे अगर फ्रेंड है तो फ्रेंडशिप, जैसे मित्र है तो मित्रता का भाव आएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द बनेंगे ये भाववाचक संज्ञा से बनेंगे, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो आपको पता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद, संज्ञा मुख्यतः तीन ही प्रकार की होती हैं। जातिवाचक, जिसमें किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होगा, वो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से होगा, जैसे कि आपका मैंने बताया था, जैसे क्या होता है, भीड़, परिवार, गांव, शहर, नगर, व्यक्ति। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनसे एक ही व्यक्ति, वस्तु, एक ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम का बोध हो। एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे इसमें क्या आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे कि मैंने कहा कि पटना, दिल्ली, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके बाद भाववाचक, जिसमें क्या होगा कि प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, है ना, प्राणियों का या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव का बोध होगा। तो उसमें क्या हो जाएंगे आपके गुण, आपका भाववाचक। जैसे मैंने कहा था मित्रता, सुंदरता, सुंदरता, मित्रता, आशा, बुढ़ापा, यौवन, क्रोध, ये क्या है कि उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ की हमको फीलिंग कराती हैं। जैसे मिठास, मीठा है तो मिठास, खट्टा है तो खटास। ये भी बताऊंगा किस किस से बनते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भाववाचक संज्ञा थी, ठीक। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर। अब मेन चीज़ ये है कि मेन जो नोट में लिखा है, मेन चीज़ ये है, ठीक है, जहाँ से आपको फंसाया जा सकता है पेपर में, जहाँ पर पेपर वाला आपको फंसा सकता है, वो यह है कि अब वो चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं और उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो जाता है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी हो जाता है। मतलब होगी तो वो जातिवाचक संज्ञा ही, लेकिन जब उसको हम वाक्य में प्रयोगेंगे, जब हम उसके एक वाक्य बनाएंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तब वो वहाँ पर उसका जातिवाचक से बदल के व्यक्तिवाचक कहलाएगी। और कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल के जातिवाचक हो सकती है। यानी कि इसमें जब हम जिस हिसाब से हम उसको प्रयोग करेंगे उस हिसाब से उसका भाव बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है पेपर में। ये दिया तो होगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब उसको हम पूरा का पूरा सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे तो वो उसका भाव जो हो जाएगा वो जातिवाचक के रूप में बदल जाएगा और हम वहाँ पर व्यक्तिवाचक कर देते हैं उसको। हम सोचेंगे ये तो हमने पढ़ा है यार, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी एक का नाम बता रहा है, लेकिन नाम तो सही है, नाउन तो ठीक है, हमने नाम ले लिया किसी का, हमने श्याम कह दिया, राम कह दिया, लेकिन हमने उसको प्रयोग करा है वो किस रूप में प्रयोग करा है ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो,
पहला उदाहरण देखते हैं। आज देश में आज देश जयचंदों से भरा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो उसका रूप बदल जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें लिखा है कि आज देश जयचंदों से भरा है। जयचंद कौन था पहले बताओ। जयचंद जो था वो आपने देखा होगा पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ जयचंद की दुश्मनी थी और उसने उसको हराने के लिए मोहम्मद गौरी को बुलाया या मोहम्मद गौरी के साथ हाथ मिलाया। जयचंद नाम तो है किसी का, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर देशद्रोहियों के रूप में किया जाता है। तो देशद्रोहियों के रूप में जयचंदों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आज देश जयचंदों से भरा है, या आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है कह सकता हूँ मैं, जयचंदों से भरा है। तो यहाँ पर जयचंदों से भरा है, ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। यहाँ पर जयचंद व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि जयचंद जो है उसका बहुवचन हो गया, जयचंदो हो गया है। अब वो हालांकि जयचंद नाम है किसी का और होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ही, लेकिन जयचंदो कर दिया मैंने तो मैंने इसका अर्थ बदल दिया है और मैंने इसका अर्थ लगाया है देशद्रोहियों के रूप में। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे भारत देश के अंदर बहुत से देशद्रोही छुपे हुए हैं। तो देशद्रोही छुपे हुए हैं को हम उस देशद्रोही का नाम ना लेके मैं सीधे सीधे जयचंद कह दूंगा, तो लोग समझ जाएंगे कि ये देशद्रोहियों के बारे में बात हो रही है। जैसे घर का भेदी लंका ढाया, मैं जयचंद की जगह विभीषणों से भरा है भी लिख सकता हूँ, विभीषण ने भी ऐसे किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में हो जाता है, वो तब होता है जब वो बहुवचन में प्रयोग किया जाए कई बार। बस आपको सेंटेंस पढ़ना है वो किस अर्थ में। जयचंद नाम तो है लेकिन उसका अर्थ यहाँ पर बदल गया, हमने उसका अर्थ लगा दिया है देशद्रोही, और देशद्रोही के रूप में हमने उसको यहाँ पर प्रयोग कर दिया है। इसलिए यहाँ पर हम जयचंदों से भरा है में उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं करेंगे। बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरा देखो, मैंने कहा कि कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र एक नाम था, एक व्यक्ति था। हरिश्चंद्र एक व्यक्ति तो था, एक नाम था, एक राजा थे जो हमेशा सत्य बोलते थे। तो हरिश्चंद्र यहाँ पर नाम ना होकर हरिश्चंद्रों कह दिया मैंने। हरिश्चंद्रों मतलब जितने भी सत्यवादी हैं इस देश में उन सबको मैंने हरिश्चंद्रों कह दिया, तो वो जातिवाचक रूप में हो गया। वो क्या हो गया, अब वो जितने भी लोग सच बोलते हैं इस देश में उन सबका बोध करा रहा है कौन सा शब्द, हरिश्चंद्रों। खाली हरिश्चंद्र बोला होता तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन हरिश्चंद्रों बोल दिया है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये चीज़ आपको देखना है, और ये पेपर में आ चुका है, मैं आपसे पहले बता रहा हूँ। यूकेएसएससी ने ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है और यहाँ पर फंस जाते हैं लोगों ने रट देते हैं कि नाउन है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, किसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन उसको देखो कि प्रयोग किस तौर पर हुआ है। यहाँ पर बहुवचन हो गया है तो बदल गया है। जैसे कि मैंने कहा कि पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। अब पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, पंडित जो एक वर्ड होता है ये जातिवाचक सूचक शब्द है, पंडित। अरे मैंने कहा पंडित आया है, तो पंडित जो है इस पूरे एरिया में जितने लोग भी ब्राह्मण का कार्य करते होंगे, पंडिताई करते होंगे, तो उन सब के बारे में बात कर रहा है ना, तो जातिवाचक हुआ, उन सब की जाति बता रहा है, पंडित है। तो लेकिन नहीं, यहाँ पर मैंने नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंडित जो है ये मैंने सिर्फ नेहरू जी के लिए यूज किया है। यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा ना हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई, क्योंकि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है, जबकि ये पंडित नाम जो है जातिवाचक शब्द सूचक है। हम पंडित बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, तो ये जातिवाचक शब्द है। लेकिन ये जातिवाचक शब्द अभी नहीं है। इस वाक्य में जो प्रयोग किया है मैंने, सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वह है पंडित नेहरू, इसलिए मैं पंडित नेहरू की बात कर रहा हूँ। तो ये व्यक्तिवाचक हो गया है, तो जातिवाचक, लेकिन प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में हो गया, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, ना कि ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। जैसे मैंने कहा गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहते हैं। अब ये गुप्त जी कौन है, गुप्ता जी कोई भी हो सकते हैं, गुप्त जी कोई भी, मैं गुप्त कई लोग लिखते होंगे अपने नाम के पीछे, तो ये तो जातिवाचक शब्द है। लेकिन गुप्त जी को राष्ट्र कवि तो एक ही होगा ना, सब गुप्त थोड़ा हो जाएंगे, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है जातिवाचक संज्ञा। तो गुप्त जी मैथेशरण गुप्त की बात हो रही है। अब गुप्त है तो एक गुप्त की बात कर रहा हूँ मैं, 10 गुप्तों की बात थोड़ा कर रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर है ये शब्द, ये दोनों शब्द जो हैं जातिवाचक सूचक हैं, अपने जाति का बोध करा रहे हैं। कई लोग गुप्त लगाते होंगे अपने पीछे, ये सरनेम है, लेकिन यहाँ पर ये गुप्त एक व्यक्ति को, राष्ट्र का भी एक ही तो होगा। अब मोदी है, मैं कहूँ मोदी जी ने कल ये कहा, अब मोदी तो कास्ट है ना, और मोदी कास्ट तो कई लोग लगाते हैं। आप चले जाओ बिहार, गुजरात में, तो अब मोदी मोदी मिलेंगे वहाँ सब, तो मोदी मिलेंगे। तो मोदी जी ने, अब सब ने थोड़ा कहा, सिर्फ एक बात, एक मोदी की बात हो रही, और वो है नरेंद्र मोदी। तो इसलिए यहाँ पर हमने उस जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में कर दिया। तो ये हमने देखना है कि वाक्यांश हमारा, वाक्य जो है हमारा, वो किस प्रकार से बनाया गया है, किसकी बात हो रही है, ठीक है, और किसके लिए बात हो रही है। क्या हम एक प्रति एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भले ही जाति का नाम होगा, मोदी होगा, गांधी होगा, ये सब जातिवाचक है। लेकिन गांधी कहने में हम सिर्फ महात्मा गांधी की ही बात करते हैं। गांधी तो क्या कहते हैं, राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते। अगर हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं गांधी जी ने ये कहा। गांधी जी तो कितने गांधी ऐसे होंगे जिनको अपने नाम के पीछे गांधी लगाते होंगे, लेकिन उस समय हमारे माइंड में एक ही आता है, और वो होता है महात्मा गांधी। दूसरे गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने वो जो नाम यूज कर रहे हैं वो हम जाति के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं। जाति के रूप में करेंगे तो सारे गांधी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है, अपने माइंड में भी और प्रैक्टिस में इसको लाना है, अधिक से अधिक ध्यान रखना है ये, कि जब जो अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसको बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, या उसका रूप कभी भी हो सकता है, उसका मतलब कभी और प्रयोग हो रहा है, वो आपका जातिवाचक में प्रयोग हो सकता है। और यहाँ पर जातिवाचक भले ही हो तो व्यक्तिवाचक में प्रयोग किया जा सकता है। कि भैया ये जातिवाचक नाम है तो जातिवाचक में ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला, दूसरा जो है नोट नंबर 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर, जब कभी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन, जिसमें मैंने आपको मटेरियल बताया था, दूध, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, लोहा, ये शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग, बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराते हैं। द्रव्य मतलब मटेरियल का, प्रकारों का बोध कर, बहुवचन हो जाएगा जब, तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। अब देखो है क्या द्रव्यवाचक संज्ञा, अब ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगी कब, जब ये बहुवचन में प्रयोग कराएंगे, और जब ये द्रव्य यानी कि मटेरियल द्रव्यों के प्रकारों का बोध कराने लग जाएंगे। पर ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ सोना, सोना है, धातु है, ठीक है। तो ऐसी मैंने इसमें लिखा कि जैसे सपोज करो कि ये लिखा है मैंने, यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। अब फर्नीचर है, ठीक है, टेबल बना है, कुर्सी बना है, कुछ भी बना सकता है, कई प्रकार की लकड़ियां लगी हैं, मतलब साल भी लगा, शीशम भी लगा उसमें, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ तुन भी लगा है, कई प्रकार की लकड़ियों से बना। लकड़ियों से बना है कह दिया उसने, लकड़ियों से बना है मतलब कि ये उसने क्या कर दिया है, जितनी भी लकड़ियां हैं इस संसार में उन सब की जाति का बोध करा दिया। लकड़ियों, एक लकड़ी नहीं। अगर मैं कहता कि यह फर्नीचर साल की लकड़ी से बना है, शीशम की लकड़ी से बना है, तो सिर्फ साल और शीशम नाम के पेड़ की ही बात करता, ठीक। या ये फर्नीचर लकड़ी से बना है तो सिर्फ एक लकड़ी की बात करता। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो गई, लकड़ियों से बना है, तो इसने संपूर्ण लकड़ियों की जाति का बोध करा दिया है। और संपूर्ण लकड़ियों की जातियों का बोध जब करा दिया है तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो चुका है। अब ये अब ये द्रव्यवाचक नहीं रहा, अब ये मटेरियल नाउन नहीं रहा। मटेरियल तब होता जब सिर्फ लकड़ी लिखा होता या कुछ लकड़ी का हम प्रयोग कर रहे होते, ठीक है। अब ये द्रव्यवाचक नहीं रहा, ठीक है। बस यहीं पर फंसना नहीं है, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। संज्ञा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, संज्ञा पढ़ने से संज्ञा सब रट देते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कुछ भी नहीं है उनमें। आपको पता है, एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए छप जाएगा दिमाग, कुछ भी नहीं है। मेन फंसोगे तो यहाँ फंसोगे, इसको सही से पढ़ लेना बस। फंसोगे तो यहाँ फंसोगे, इसको आप ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। अगला देखो, सेकंड नंबर वाला, जब कभी भाववाचक संज्ञा, जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब भाववाचक संज्ञा है भाई, किसी में भाववाचक है, बुढ़ापा, सुंदरता, आशा, यौवन, क्रोध पढ़ाया था।
तो भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग हो तो, बहुवचन में जैसे ऊपर बहुवचन लकड़ियों कर दिया इसने, सेम ऐसी बहुवचन में प्रयोग हो तो वे जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। और ये पूछा गया है पेपर में एक बार, ये पेपर में डेफिनेटली पूछा गया है, यूकेएसएससी ने समूह ग में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कैसे करना है, अब यही बुराइयों वाला नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन इसी प्रकार से उसने फंसाया था। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि बुराइयों से बचो, बुराइयों, यहाँ पर बुरा करने का भाव क्या है, बुराई, सिर्फ बुराई लिखा होता तब तो ये हो जाता आपका भाववाचक, लेकिन इसने बुराई को भी बहुवचन बना दिया, बुराइयों कह दिया। अब बुराइयों कह दिया है इसने, तो ये कह रहा है कि जितनी भी गलत आदतें हैं, दारू, सिगरेट, जुआ, सब से दूर रहो। ठीक है, चोरी चकारी सब आ गए ना उसमें, बुराइयां कह दिया उसने। ठीक है, बुराइयां कह दिया। ठीक, सभी प्रकार से बुराइयों से बचो, जैसे ऑनलाइन वीडियो ज़्यादा देखना, चैटिंग ज़्यादा करना, पढ़ाई कम करना, ये सब बुराइयां ही तो हैं। तो बुराइयों से बचो, तो सारे जो हैं इनको बुराइयों से बचने की बात कर रहा है। एक होता बुराई से बचो, तब तो ये आपका भाववाचक हो जाता कि भाई भावना आ रही, बुरे करने की भाव आ रहा है, तो बुराइयां, तो बुराइयों। जैसे हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां, दूरी नहीं दूरी, हमारे बीच दूरी बढ़ रही है, तो दूर जाने के भाव आता। लेकिन हमारी दूरियां बढ़ रही हैं, तो जितने भी यहाँ पर किसी का रिश्ता टूटता है या कोई आपका दूर जाता है, तो सभी का यहाँ पर भाव आ रहा है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा ना हो चले, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर आपको यही नोट में जो मैंने लास्ट में बताया आपको कि जाति, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है और कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक में होता है, और कई बार द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा जो होती हैं उनका भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहीं पर ही वो आपको फंसाएगा पेपर में, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के भेद होते हैं जाति, 3 प्रकार के, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कई बुक्स में संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इसमें आपका वो तो नॉर्मल सा है, वो आपने पढ़ लिया, बस नोट जो मैंने आपको कराया थे लास्ट के जो 2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाववाचक संज्ञा होती है, इसकी रचनाएं 5 प्रकार से होती हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा जो बनती है, जो भाव बनता है हमारे, 5 प्रकार की संज्ञाओं से उभर कर आता है। ठीक है, तो जैसे जातिवाचक संज्ञा से आता है, संज्ञा से आता है, सर्वनाम से आता है, विशेषण से आता है, क्रिया से आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कैसे बनते हैं भाववाचक संज्ञाएं। जैसे कि देव आया, देव से देवत्व का भाव आता है। ये सब इधर वाली जितने भी हैं भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, ये बनता है, कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, देव से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी पूछेगा, तो देवत्व, देवता नहीं बनेगा, देवत्व। बालक से बनेगा बालकपन, नारी से बनता है नारीत्व। ये सब संज्ञा है, इन सभी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। बच्चा से बचपन, स्त्री से स्त्रीत्व बनता है, लड़का से लड़कपन बनता है, मनुष्य से मनुष्यता, पशु से पशुता। ठीक है, पशुत्व हम बोलेंगे तो इसमें आएगा आपका पशु का भाव, किशोरपन, दास्ता का भाव आता है, हम बोलते हैं दास्ता है। दास्ता क्या है, दास का भाव आ रहा है, मेन शब्द दास है उसका, उसी से बना दास्ता। मानव से मानवता बनी है, शत्रु से शत्रुता बनी है, और पंच से पंचायत बना है। तो ये भाववाचक संज्ञाओं की रचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, दूसरा देखो, सर्वनाम से भी बनते हैं भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम से कैसे, आगे पढ़ेंगे सर्वनाम हम। मम का ममत्व, अहम का अहंकार, अपना का अपनत्व, अपना का अपनापन, अपना का आपा खोना कहते हैं इसको। तो अपने से इस प्रकार से बनते हैं, पराया का परायापन और निज का निजत्व। ठीक, इसी प्रकार से विशेषण से बनता है। विशेषण से क्या बनते हैं, सरल से सरलता, सुंदर से सुंदरता, निपुण से निपुणता, चतुर से चतुरता, तीक्ष्ण से तीक्ष्णता, निर्बल से निर्बलता,
सफल से सफलता, प्रवीण से प्रवीणता, कायर से कायरता, मीठे से मिठास, खट्टे से खटास, छोटा सा छोटपन। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जो विशेषण से बनी है। इसी प्रकार से क्रिया से कैसे बनती है, देखो क्रिया क्या होती है। चलना क्रिया है तो चाल, चाल भाववाचक संज्ञा, चढ़ना चढ़ाई, उतरना उतराई, लूटना लूट, सींचना सिंचाई, लिखना लिखाई, उड़ना उड़ान, सजना सजावट और बनना बनावट, सजना सजावट और बनना बनावट। तो ये इधर वाले सबके सब क्या हैं, ये भी आपके जो है भाववाचक संज्ञा है। विस्मयादि बोधक होती है चौथी। विस्मयादि बोधक जो होती हैं ये होती आहा आहा वाह वाह, इस प्रकार के एक जैसे बनते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये इस प्रकार के हमारे होते हैं। इसी प्रकार से एक और होता है आपका इसमें विस्मयादि बोधक के अलावा एक इसी में आता है अव्यय। अव्यय से भी बनते हैं। अव्यय से कैसे बनते हैं, देखो अव्यय से भी इसमें बनते हैं जैसे दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, धिक धिक्कार, शीघ्र शीघ्रता, मना मनाही, मीप समीप्य। तो इस प्रकार के भी बहुत से अवयव से भी बनते हैं, विस्मयादि बोधक से बनते हैं, अवयव से भी बनते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिंदी जो है, ठीक है, हिंदी का मतलब हिंदी जो विषय है ये आपके उत्तराखंड समूह, इसके अलावा यूकेपीएससी मतलब आप अगर इससे ऊपर की परीक्षा देना चाहते हैं उसके लिए, बैंकिंग में आरआरबी में आती है, एसएससी में हिंदी आती है, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर जो है ये ऐसा नहीं है कि आप राज्य सरकार के लिए ही पढ़ो या राज्य सरकार की परीक्षाओं के लिए पढ़ो। अगर आपके राज्य सरकार से बाहर की परीक्षाएं भी हैं उनके लिए भी हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हिंदी उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अदर परीक्षाओं एसआई का फॉर्म भरा है कई लोगों ने, तो यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई में भी 100 नंबर की हिंदी आती है। तो हिंदी यहाँ पर सभी विषय के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की तैयारी करोगे तभी हिंदी पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाली है।